हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्जाम्स मास्टर। स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की एक नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स। इस लेक्चर की क्विज पीडीएफ और डेली एग्जाम डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इस लिंक से जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के कौन से भाग में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए हुए हैं? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या फिर पार्ट 5? तो हम सबको पता है कि पार्ट 2 में क्या दे रखा है। पार्ट 2 में हमारी नागरिकता से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो दे रखे हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आ जाता है, सिटीजनशिप। तो ये किस में दे रखा है हमारे पास? पार्ट 2 में। पार्ट 3 में क्या दे रखे हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में क्या दे रखे हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और पार्ट 5 में क्या दे रखा है? आर्टिकल रिलेटेड टू यूनियन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच आर्टिकल डिफाइन द टर्म स्टेट? तो जो राज्य की परिभाषा है वो कौन से आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल नंबर 11, 12, 13 या फिर 14? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 12। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो स्टेट है ना, इसकी डेफिनेशन दो जगह दे रखी है। एक तो हमारे पास आर्टिकल नंबर 12 में दे रखी है, ठीक। अब जो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है वो स्पेसिफिकली किस पार्ट के लिए दे रखी है? सिर्फ पार्ट 3 के लिए दे रखी है। अब ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की परिभाषा दे रखी है वो किसके लिए डिफाइन करती है, तो वो सिर्फ पार्ट 3 के लिए डिफाइन करती है। तो अब इसमें क्या बोला है, इसमें जो स्टेट है इसका मतलब राज्य तो है, बट इस राज्य में क्या कवर आता है? क्या हमारे जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं वो आते हैं इसमें? तो ऐसा नहीं है। तो इसमें स्टेट से कहने का क्या मतलब है? जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट है। जो जितनी भी हमारी स्टेट की गवर्नमेंट है वो भी स्टेट का पार्ट है। जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज हैं, जैसे कि हो गई म्युनिसिपैलिटी, हो गई पंचायत, हो गई, ठीक है, जिला परिषद हो गई, ये भी क्या है? हमारी स्टेट का पार्ट है। इवन दो जितनी भी हमारी पीएसयूज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर जो हमारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे हमारे बैंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होती हैं? स्टेट ही होती हैं। इवन की जैसे कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट भी किया है, तो जो हमारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, सारी नहीं, जो कि गवर्नमेंट अफेयर को हैंडल कर रही हैं, वो भी क्या होंगी? वो हमारी स्टेट का पार्ट होंगी। ध्यान रखेंगे, प्राइवेट कंपनी जो किसी भी गवर्नमेंट अफेयर को हैंडल कर रही है। फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट कंपनी ने टेंडर ले रखा है किसी स्कूल में, ठीक है, जैसे आउटसोर्स पे टीचर्स वगैरह होते हैं, ठीक, तो वो भी क्या हो जाएगी? एक पार्ट ऑफ स्टेट हो जाएगी। उसके ऊपर भी फंडामेंटल राइट्स जो है अप्लाई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइड अंडर आर्टिकल्स। जो राइट टू इक्वालिटी है वो कौन से आर्टिकल्स में दे रखा है? 12 से 15 नहीं, 14 से 18। तो राइट आंसर क्या होगा? 14 से 18। देखो, जो राइट टू इक्वालिटी है वो हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18। हमारे पास जो है 5 फंडामेंटल राइट्स आते हैं इसमें, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है ना, वो क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। कि जो हमारा कोई भी व्यक्ति है वो कानून के सामने क्या है? बराबर है। एक सबको क्या मिलेगा? इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। उसके बाद आर्टिकल नंबर 15 आ जाता है। ये क्या है? ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है नहीं करा जाएगा यहाँ पे। डिस्क्रिमिनेशन, ठीक। स्पेशली इसमें ध्यान रखने वाली बात है, ये बोला जाता है कि जो हमारा रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, स्पेशली इन चीज़ों पे लेके तो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक। जैसे इन चीज़ों के अलावा डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है स्टेट। जैसे मान लो आपने देखा होगा कई लोग जो है पुलिस की भर्ती के लिए जाते हैं, ठीक। वहाँ पे क्या लगा रखी होती है? एक बार लगा रखी होती है कि देखो 150 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आ जाओ, अगर इससे नीचे है तो जाओ घर को। तो आप तो बोल सकते हैं कि जी स्टेट ने मेरे साथ क्या कर दिया? धोखा कर दिया, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो बाकी जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है वो पॉसिबल हैं। आपको बोल दिया कि जी सिर्फ 30 इयर्स एज तक इसके लिए एलिजिबल है, ठीक। तो ध्यान देने की बात है कि डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे नहीं करना है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। बाकी डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं आपके साथ, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 16 बोलता है कि जितनी भी हमारी पब्लिक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, उनमें क्या मिले? सबको बराबर जो है अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको क्या मिले? बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। इसी वजह से जो रिजर्वेशन वाला पार्ट है वो भी किस में आता है? इसी में आता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, कई बार पूछते हैं कि रिजर्वेशन वाला पार्ट कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 16 में दे रखा है। फिर आर्टिकल नंबर 17, ये जो है अनटचेबिलिटी है, कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं करेंगे? अनटचेबिलिटी परफॉर्म नहीं करेंगे, छुआछूत परफॉर्म नहीं कर सकते। इवन स्टेट क्या, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ भी अनटीचेबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर हमारे पास आर्टिकल नंबर 18 है। आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है? अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, की जो स्टेट है वो किसी भी तरह के टाइटल नहीं देगा किसी भी इंडिविजुअल को। जैसे पहले जो है राजा, बहादुर, ऐसे ऐसे टाइटल्स दिए जाते थे, अब जो है वो देने मना है, ठीक है। और जितने भी मिलिट्री टाइटल्स हैं या एकेडमिक टाइटल्स हैं वो दिए जा सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। अभी मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 14 क्या गारंटी करता है कि जो हमारा कोई भी व्यक्ति है वो कानून के समान क्या है, समक्ष क्या है, समान है। फिर अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड अंडर विच आर्टिकल, तो ये आर्टिकल नंबर 17 में हमने क्या कर दिया है, कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया है। और ये जो है एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट राइट मतलब इसका कोई भी इफ एंड बट नहीं है, नो मीन्स नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, टाइटल आर अबॉलिश्ड अंडर विच आर्टिकल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 18। हमने किसी भी स्टेट जो है किसी भी तरह का टाइटल किसी भी इंडिविजुअल को नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 18, 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए, आर्टिकल 20 या फिर 21, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 का सब क्लॉज ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है हमारे पास आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 या फिर 22। तो जो हमारे पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो किस में आता है, आर्टिकल नंबर 21 का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजंस एंड फॉरनर्स, ऐसा कौन सा राइट है, अधिकार है जो नागरिकों को और विदेशियों को दोनों को मिलता है। तो लॉजिकली भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 15 क्या बताया, आर्टिकल नंबर 15 बताया कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किस बेस पे, रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है, ऐसा बताया हमने। बट ये जो राइट है ये किनको अवेलेबल है, सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 क्या है कि जितनी भी हमारे पास पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबको क्या मिले, बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक, कल को कोई भूटान से आके बोले जी मुझे पटवारी बनना है, क्यों, क्योंकि आपके यहाँ पे तो क्या है, राइट टू, क्यों, बोले कि मुझे तो आपके यहाँ पे तो राइट है, फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी के साथ भी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देंगे, तो मुझे भी फॉर्म भरने दो। तो ऐसा थोड़ी अलाउ कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 16 भी किसके लिए है, सिर्फ सिटीजन के लिए। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 19। अब 19 में क्या दे रखा है हमने, हमने दे रखा है कि भाई आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, आप असेंबल कर सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो ये भी सब किन के लिए, सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन के लिए, ठीक है। जो हमारे पास आर्टिकल नंबर 21 है इसमें दे रखा है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो जीने का अधिकार तो सबका है। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है वो दोनों के लिए है, सिटीजन के लिए भी और फॉरनर्स के लिए भी, तो ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग इज अंडर, मानव तस्करी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है, तो ये किस में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 23 में दे रखा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। जो लोग बिना पैसों पे क्या करवाते हैं, किसी से लेबर करवाते हैं, वो भी क्या है, एक तरह से गुनाह है, क्रिमिनल ऑफेंस है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रिलेट टू विच आर्टिकल, ठीक है, बाल श्रम निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 21। ये तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल नंबर 22, ठीक है, ये राइट अगेंस्ट डिटेंशन है। फिर 23 ये हमारा आ जाता है फोर्स लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फिर है हमारे पास आर्टिकल नंबर 24 जो कि हमारा डील करता है बाल श्रम से या फिर चाइल्ड लेबर से। ठीक, ये क्या बोलता है कि किसी भी 14 साल के कम बच्चे को आप जो है किसी भी मिल में, ठीक है, माइन में या फैक्ट्री में, ठीक है, आप काम के लिए नहीं लगा सकते। इवन की जो हैजार्डस फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि कहीं पे फायर क्रैकर्स बन रहे हैं, बम बन रहे हैं, पटाखे बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो है बच्चों को एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। ऐसे बचपन में हमें आता था कि दिमाग में कि घर वाले काम करवाते हैं, ठीक, तो वो भी नहीं करवा सकते, फंडामेंटल राइट है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सिर्फ कहाँ काम नहीं करवाया जा सकता, मिल, माइन, फैक्ट्री और हैजार्डस प्लेसेस पे काम नहीं करवाया जा सकता। घर वाले काम करवा सकते हैं, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल नंबर क्वेश्चन नंबर 12, फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिगिंस फ्रॉम विच आर्टिकल, किस आर्टिकल से फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टार्ट होती है, तो क्या आंसर है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 जो है किससे रिलेटेड है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूं, आर्टिकल 25 है, 26 है, 27 है और 28 है। जो 25 है ना, 25 ये बोलता है कि जितने भी व्यक्ति हैं सबको अपना अपना धर्म अपनी मर्जी से मानने का अधिकार है, जैसे मर्जी वो उसे अप्लाई करें, जैसे मर्जी प्रैक्टिस करें, स्टेट को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, इवन कि आप अपनी जो रिलीजन है उसको फैला भी सकते हैं, किसी और व्यक्ति का अगर माइंड जो है मोल्ड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है हमारे पास आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 26 क्या बोलता है कि आप जो है अपना रिलीजियस अफेयर जो है खुद ही मैनेज कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको उसके लिए कमेटी बनानी है आप कमेटी बनाइए, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना है चैरिटेबल ट्रस्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है कि स्टेट किसी भी व्यक्ति पे कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकता जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या हो, फायदा हो। ठीक है, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं चला सकता, या फिर कोई भी व्यक्ति को ऐसे कंपेल नहीं किया जा सकता। जैसे पुराने जमाने में क्या किया जाता था कि जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे उन पे क्या लगाया जाता था, जजिया लगाया जा सकता था। तो उस चीज को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल नंबर 27। फिर आपके पास है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 क्या बोलता है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है या गवर्नमेंट जो ओन्ड है,
वहाँ पे किसी भी तरह की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, वो जो है प्रोहिबिटेड है। और जो गवर्नमेंट एडेड है, जहाँ सिर्फ थोड़ी बहुत ही एड प्रोवाइड की जाती है या फिर गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक, वहाँ क्या करा जा सकता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं होंगे। अगर कोई चाहे कि मुझे नहीं पढ़नी है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो वो अवॉइड कर सकता है। बस इतने से 4 आर्टिकल हैं इसमें। अब हम शुरू करते हैं इसमें। जैसे कि राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मैंने अभी आपको बताया, ये किसमें है, आर्टिकल नंबर 26 में है कि आप अपने रिलीजियस अफेयर्स जो है खुद मैनेज कर सकते हैं। विच आर्टिकल प्रोहिबिट रिलीजियस टैक्स, तो भी बताया गया है। आर्टिकल नंबर 27 में ये बात बोली गई है कि सरकार जो है, स्टेट जो है, किसी भी प्रकार का रिलीजियस टैक्स नहीं अप्लाई कर सकती। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर अंडर, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स ये इनके लिए, माइनॉरिटीज के लिए, जो हमारे देश में माइनॉरिटीज हैं उनके लिए, तो ये किस में दे रखे हैं, ये दे रखे हैं 2 आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 29 एंड 23। फिर है हमारे पास विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल नंबर 32 को क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज प्रोवाइडेड अंडर, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर से वही आर्टिकल नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 18, विच रिट इज इश्यूड टू प्रोड्यूस डिटेन्ड पर्सन बिफोर कोर्ट, क्वेश्चन नंबर ए मैंडमस, सर्चुरारी, हाबियस कॉर्पस या क्वो वारंटो। देखो, जो आर्टिकल नंबर 32 है, जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या दे रखी है, रिट्स दे रखी है। रिट्स क्या है, एक तरह से पावर्स हैं किनको, सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर कोई व्यक्ति है, आर्टिकल 32 में क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं अपने, तो वो क्या कर सकता है, सीधे अप्रोच कर सकता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ तो पावर्स होनी चाहिए ना, वो चीज एक्सरसाइज करवाने के लिए, एनफोर्स करवाने के लिए। तो उसके पास जो पावर्स हैं उसको क्या बोलते हैं, रिट बोलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी रिट्स हैं, 5 तरह की रिट होती हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सी हैं, हाबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुरारी, एक प्रोहिबिशन होती है और एक क्वो वारंटे होती है। तो अभी ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया हो, डिटेन का मतलब कि बंदी बना लिया गया हो, और कोर्ट किस रिट से ये बोल सकता है कि उसे जो है लेके आया जाए कोर्ट के सामने, तो उसका आंसर क्या होगा, हाबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रोड्यूस, की जो भी व्यक्ति है उसको क्या किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए। ये किससे प्रोटेक्ट करता है, ये इलीगल डिटेंशन से प्रोटेक्ट करता है। मान लो किसी व्यक्ति को पुलिस ने क्या कर लिया, इलीगली डिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया, ठीक, तो उसके घर वाले क्या कर सकते हैं, सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जी फलाना हमारा रिश्तेदार था, उसको जो है पुलिस ने जबरदस्ती जो है अपने पास रखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक रिट इशू करेगा किसको, पुलिस को, कि कौन सी, हाबियस कॉर्पस, की भाई ये जो बंदा है इसको मेरे सामने लेके आओ, इसकी बॉडी जो है मेरे सामने क्या की जाए, प्रोड्यूस करी जाए। अब देखो ये किस पे अप्लाई होगी, एक पब्लिक अथॉरिटी पे अप्लाई होगी, ठीक है, एक सरकारी जो अथॉरिटी है उस पे अप्लाई होगी। तो ये किस पे लगती है, पब्लिक अथॉरिटीज पे लगती है। मान लो आपको कोई पसंद है, ठीक है, और आपने उसको इलीगली क्या कर लिया, डिटेन कर लिया, कि अपने पास रख लिया कि भाई मुझे पसंद हो, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, किसी को इलीगली जो है बंदी बना के भी नहीं रख सकते। तब भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट इशू करेगा लोकल अथॉरिटी को कि भाई, पुलिस को, कि जो भी वो बंदा है, ठीक है, जिसको डिटेन करके रखा गया उसको मेरे सामने लेके आओ। तो जो प्राइवेट है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, उनके ऊपर भी लगती है, ये ध्यान रखेंगे। जो हमारी हाबियस कॉर्पस है ये दोनों पे अप्लाई होती है, पब्लिक पे भी और प्राइवेट पे भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच रिट ऑर्डर अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, अगर कोई व्यक्ति सरकारी पोस्ट पे है और अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो कौन सी रिट जो है ऑर्डर की जाती है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मैंडामस। अब देखो, मान लो कोई व्यक्ति कोई पोस्ट पे है, कोई ऑफिसर है, और वो अपना काम नहीं करता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकता है, एक रिट इशू कर सकता है, जिसका नाम क्या है, मैंडामस, जिसमें बोला जा सकता है कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, आप अपना काम परफॉर्म करिए। तो ये किस पे लग जाती है, पब्लिक ऑफिस पे लग जाती है, जितने पब्लिक ऑफिसर होते हैं, जितनी पब्लिक पोस्ट होती है उन पे लग जाती है। मान लो कोई व्यक्ति है, प्राइवेट पढ़ाता है, ठीक है, अब वो जो है अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, जो क्लासरूम में बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ा रहा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस व्यक्ति को बोल सकता है कि भाई मैंडेमस के अंडर पढ़ाओ इनको, ये आपका काम है, तो ये नहीं पॉसिबल, ठीक है, इसकी मर्जी है, पढ़ाना पढ़ाए, नहीं पढ़ाना मत पढ़ाए, ठीक है। तो ये जो मैंडेमस है ये किस पे अप्लाई होती है, सिर्फ पब्लिक पोस्ट पे अप्लाई होती है, प्राइवेट जो है इंडिविजुअल इस पे नहीं आते हैं, ये बाहर है इसके स्कोप से। क्वेश्चन नंबर 20, विच रिट प्रिवेंट लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिडिक्शन, निचली अदालतों को अधिकार से बाहर जाने के लिए रोकने वाली रिट कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो अपने लोअर कोर्ट जैसे कि हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको रोकता है। मान लो हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा डिसीजन दे दिया या फिर एक ऐसी चीज पे अपना जिस फैसला सुना रहा है जो कि उसके जुरिडिक्शन से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट एक रिट इशू करेगा लोअर कोर्ट को कि क्या, प्रोहिबिशन की, छोड़ दो, तुम्हारे अधिकार के क्षेत्र से बाहर की चीज है, तुम ये मत करो, तुम्हें ये जो है, हम बोल रहे हैं, हम खुद ही देख लेंगे बाद में क्या करना है इसका, तुम इसे छोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या करती है, जैसे ही कोई निचली अदालत अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर जाती है तो उसे क्या दी जाती है, प्रोहिबिशन की रिट से क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच रिट क्वेश्चन लीगैलिटी ऑफ होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस, लोक पद की वैधता पर प्रश्न उठाने वाली रिट, ठीक है, इसमें क्या है,
जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्वेश्चन करता है कि आप किस अथॉरिटी से जो है इस पोस्ट पे बैठे हैं, ये पब्लिक ऑफिस जो आप होल्ड कर रहे हैं किस अथॉरिटी से कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो वारंट। क्वेश्चन नंबर 22, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस। ध्यान रखेंगे फंडामेंटल राइट्स मॉडिफाई करने की पावर दे रहे हैं, बट किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आर्म्ड फोर्सेस क्या होती हैं, जैसे आर्मी, ठीक, और हमारे पास क्या है, पुलिस जितनी भी होती है, हमारी स्टेट पुलिस वो, ठीक है, और हमारी इंटेलिजेंस। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स में ट्वीक किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों है, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट में एसोसिएशन बनाने का जो है प्रावधान दे रखा है कि आप यूनियन वगैरह बना सकते हैं। मान लो कल को आर्मी वाले अलग अलग यूनियन बना के बैठ जाएं, तो क्या ये सही है हमारी सिक्योरिटी के लिए, देश के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, किन के लिए, आर्म्ड फोर्सेज के लिए। तो ये किस में दे रखा है, आर्टिकल नंबर 33 में दे रखा है। मार्शियल लॉ इफेक्ट इज मेंशन्ड इन। अब कई बार ये भी डिफाइन किया गया है कि अगर मार्शियल लॉ लगता है तब भी जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम किया जा सकता है। बट मार्शियल लॉ क्या है, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है मार्शियल लॉ में, जस्ट नाम दे रखा है। तो ये चीज़ किस में दे रखी है, आर्टिकल नंबर 34। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको याद होना चाहिए कि मार्शियल लॉ के बारे में कहाँ दे रखा है, आर्टिकल नंबर 34 में दे रखा है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक फंडामेंटल राइट्स फॉर फंडामेंट मेक लॉज फॉर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज की बात नहीं की गई है, सिर्फ क्या दे रखी है, पावर दे रखी है किसको, फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉ बनाने की। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल नंबर 21A, एक फंडामेंटल राइट है। ये क्या बोलता है कि जितने भी हमारे पास बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच के, 6 to 14 ईयर्स, उनको क्या मिलेगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। सरकार उनसे कोई भी पैसा ना ले, सबको मिलनी चाहिए, जितने भी 6 से लेकर 14 साल के बीच में लोग हैं उनको क्या मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये तो एक फंडामेंटल राइट हो गया। अब इससे जो है उनको फ्री एजुकेशन नहीं मिल जाएगी। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा जिससे फंडामेंटल राइट क्या होंगे, अप्लाई होंगे। तो पार्लियामेंट क्या ने क्या किया, राइट टू एजुकेशन बनाया। तब 2009 में किसको अप्लाई करने के लिए, आर्टिकल नंबर 21A को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आपने समझा कि जो फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉ बनाने के लिए जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास, और वो किसमें दे रखी है, आर्टिकल नंबर 35 में दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 25, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय 44 अमेंडमेंट। कौन सा रिमूव किया गया था, तो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है जो कि आर्टिकल नंबर 31 था, उसको रिमूव करके कहाँ पहुंचा दिया गया था, आर्टिकल नंबर 300A में। पहले ये क्या था, फंडामेंटल राइट, अब क्या है, ये सिर्फ एक लीगल राइट है। तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अब चलते हैं थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 26, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन विच ग्राउंड, किस ग्राउंड पे प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन हमने पढ़ा था, रेस, सेक्स, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। 27, रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिलेट टू विच आर्टिकल। देखो अगर आपको नहीं भी आता है तो क्या है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो किस में दे रखा था, आर्टिकल नंबर 16। रिजर्वेशन भी इसमें दे रखा है, ठीक है, नॉर्मल रिजर्वेशन की बात करें तो भी, और अगर हम प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करें तो वो भी किसमें दे रखा है, आर्टिकल नंबर 16 में। डिटेल में जानना चाहें तो आप आर्टिकल नंबर 16 डिटेल में पढ़ सकते हैं इसके बारे में। जनरली जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते कि रिजर्वेशन का भी बताएं आपको या फिर प्रमोशन का भी बताएं, बट अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल नंबर 19 आर इम्पोज्ड बाय। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आर्टिकल नंबर 17 जो है ना एब्सोल्यूट लॉ है, इसको कम नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई भी इसमें इफ एंड बट नहीं होता, ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब अनटचेबिलिटी, आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। अब जैसे आर्टिकल नंबर 19 है, इसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि आप अपने विचार जो है रख सकते हैं, बट इसमें ऐसा है कि ये एब्सोल्यूट लॉ नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, जैसे कि वॉर के केस में, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है, तब क्या होता है, आपका राइट टू स्पीच क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। तो एक तरह से क्या है, रिस्ट्रिक्शन ही है। तो ये रिस्ट्रिक्शन कौन अप्लाई करता है, तो फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉ बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर। तो राइट टू प्राइवेसी किस में आती है, तो ये आती है आर्टिकल नंबर 21 में, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। देखो हमारे जितना मोस्ट जो एक्सपेंडेड आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 21 है, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्वायरमेंट, राइट टू स्लीप, ये सारी चीजें किसमें दे रखी हैं, ये दे रखी हैं आर्टिकल नंबर 21 में। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी लिखी हुई है आर्टिकल नंबर 21 में, आर्टिकल नंबर 21 में तो सिंपली ऐसा ही लिखा हुआ है कि द पर्सन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड, ठीक है, फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, ठीक। बट सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टाइम पे क्या किया है, इसे एक्सपेंड किया है, इंटरप्रेट किया है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है क्या है। तो उसमें जो है जैसे कि प्राइवेसी हमारा दे रखा है, स्लीप दे रखा है, एनवायरमेंट दे रखा है, तो टाइम टाइम पे जो है लगभग 33 के अराउंड जो है चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, विच आर्टिकल डील विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी।
डबल जियोपार्डी क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दोहरे दंड मतलब कि आपने कोई एक क्राइम किया, आपने क्यों किया? मतलब किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है? अब उसके लिए उसको क्या हो गई? सज़ा हो गई, पनिशमेंट हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 6 महीने गया उसके लिए अंदर, ठीक? अब ऐसा नहीं है कि उसको दोबारा से इसी क्राइम के लिए दोबारा से 6 महीने के लिए भेज देंगे, ठीक? अब क्या होगा? एक बार अगर किसी ने पनिशमेंट काट ली किसी क्राइम के लिए, अब वो क्राइम फ्री हो गया। अब वो क्रिमिनल नहीं रहा, अब उसका रिकॉर्ड क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब अगर वो दोबारा कोई क्राइम कमिट करेगा तब उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। बट एक ही क्राइम के लिए बार-बार क्या किया जा सकता है? उसे पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो ये प्रोटेक्शन कहाँ दे रखी है? ये आर्टिकल नंबर 20 में दे रखी है। इवन कि हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें। एक तो जैसे है, अगर मैं यहीं एक्सप्लेन कर दूँ, एक है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। पोस्ट फैक्टो लॉ, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्यक्ति है, जैसे अभी एक केस हुआ था, एक लड़का था जिसका नीट में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। अब उसने क्या किया? एडमिशन लेने के लिए अपने पैर का जो अंगूठा है, उसको क्या कर लिया? काट लिया। अब करंटली जो है, अपने पैर का अंगूठा काटने के लिए कोई भी लॉ हमारे पास एग्ज़िस्ट नहीं करता। अब कोई लॉ एग्ज़िस्ट नहीं करता तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है? बट मान लो 6 महीने के बाद क्या हुआ? 6 मंथ के बाद या फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद सरकार ने एक रूल बनाया कि कोई भी अपना अगर अंगूठा काटेगा ना, तो उसको जो है 1 साल की सज़ा होगी, ठीक? अब इस व्यक्ति को 1 साल बाद या 6 महीने के बाद ये सज़ा नहीं दी जा सकती। यही मतलब है किसका? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का। अगर जिस समय क्राइम कमिट किया है, उस समय अगर तो कोई लॉ एग्ज़िस्ट करता है, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। अगर लॉ एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो वो जो है गिल्टी नहीं है। यही होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। फिर एक डबल जियोपार्डी है, एक ही क्राइम के लिए बार-बार जो है पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और एक और होता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए जो कन्विक्शन है, उसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप खुद ही अपने विटनेस बन जाओ। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस कम अंडर, जो हमारे पास संघ बनाने का अधिकार है, ये कहाँ मिलता है? आर्टिकल नंबर 19 में मिलता है। जो आर्टिकल नंबर 19 है ना, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट आर्टिकल है, उसमें हमारे पास जो है कुछ सब क्लॉज हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ नहीं है, पहले था। अब जो है फिर सीधे क्या आ जाता है? जी आ जाता है। तो हमारे पास 6 तरह की हमारे पास क्या है? राइट्स हैं। अब अगर आपको ये याद कई बार पूछ लेते हैं, अगर याद करना है, सिंपली याद करना है, तो आप ऐसे मानिए कि कोई व्यक्ति था, कोई पर्सन था, ठीक है? वो एक जगह जो है खड़ा हो गया, ठीक? फिर उसने क्या दी? उसने दी स्पीच, ठीक है? जब उसने स्पीच दी तो लोग उसे देखने आ गए कि क्या दे रहा है ये, ठीक है? तो लोगों ने क्या बना लिया वहाँ? झुंड बना लिया, मतलब क्या हो गया वहाँ पे? असेंबल, ठीक? लोगों को उसकी बात अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला ठीक है, अब हम क्या बना लेते हैं? अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं। या हम तेरे साथ जुड़ जाते हैं, सही बात बोल रहा है, ठीक है। तो बंदा आया, बंदे ने स्पीच दी और वो लोग सारे इकट्ठे हो गए एक जगह। फिर उन्होंने क्या दिया? एसोसिएशन बना लिया। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी हम अपना जो काम है ना, वो यहाँ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कहीं न कहीं क्या करते हैं हम? घूमने चलते हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? कहीं न कहीं क्या हो गए? दूसरे वहाँ चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, मूव कर लिया वहाँ से, ठीक? फिर उन्होंने बोला अब जो है हम यहीं रहेंगे। फिर वो उन्होंने क्या कर दिया? वहाँ पे रिसाइड कर लिया, अपने घर वहीं बना लिए। अब जब अपने घर वहीं बना लिए, तो वहीं वो क्या करने लगे? बिज़नेस भी करने लगे। तो यही हम आपके पास क्या है? 6 तरह की फ्रीडम्स आपको दे रखी हैं। राइट टू स्पीच, आप जो है कुछ भी जो है अपने विचार जो है सामने रख सकते हैं। आपको बोलने का पूरा अधिकार है। राइट टू असेंबल, आप बिना हथियारों के किसी जगह क्या हो सकते हैं? असेंबल हो सकते हैं। राइट टू एसोसिएशन, आप यूनियन, संघ, पार्टी ये बना सकते हैं। राइट टू मूव, आप कहीं भी इंडियन टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हैं। राइट टू रिसाइड, आप किसी भी स्टेट में जाके बस सकते हैं। राइट टू बिज़नेस, आपको जो है अपना प्रोफ़ेशन चुनने का अधिकार है, आप कोई भी प्रोफ़ेशन जो है अपना चुन सकते हैं, ठीक? बट ये जो है सारे एब्सोल्यूट लॉ नहीं हैं, इनकी कोई ना कोई क्या है? रिस्ट्रिक्शन भी है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 32, व्हिच आर्टिकल अलाउज़ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो ये किसमें दे रखा है? आर्टिकल नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच रिट इज़ करेक्टिव इन नेचर, देखो, प्रोहिबिशन रोकता है, मैंडामस ये तो बोलता है कि अपना काम करो, सर्च्यूरारी ये जो है करेक्टिव इन नेचर है, हाबियस कॉर्पस क्या बोलता है कि जिसकी भी बॉडी डिटेन की गई इलीगली उसे मेरे सामने प्रोड्यूस करो। तो मतलब समझ लेते हैं प्रोहिबिशन और सर्च्यूरारी में। देखो, बड़ा ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट लगाता है अपने किस पे? लोअर कोर्ट पे। यहाँ भी क्या होगा? लोअर कोर्ट होगा। जब भी लोअर कोर्ट अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर जाके काम करता है, सुप्रीम कोर्ट उसे क्या बोलेगा कि बच्चा तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम मत करो। उसे क्या कर देगा? रोक देगा, प्रोहिबिट कर देगा। सर्च्यूरारी में क्या होता है? उसे रोकता तो है कि तुम्हारे बस का काम नहीं है, तुम इसे रहने दो। वो काम किसके पास ले लेता है? खुद के पास ले लेता है, ठीक है? ये उसी तरह है कि मान लो तो कोई छोटा बच्चा था आपके घर में और आपने उसे जो है
दीवार पे की लगाते हुए देखा, आपने बच्चे को क्या बोला कि बच्चा रहने दो, आपके बस का काम नहीं है, आप मत करो, तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्रोहिबिशन, कि आपने उसे मना कर दिया, डिनाई कर दिया। दूसरा क्या हो गया कि आपने बोला कि बच्चा आप मत लगाओ, मैं लगा देता हूँ ये कील दीवार पे, तो वो क्या हो गया, सर्च्योररी हो गया, क्योंकि काम आपने खुद पे ले लिया, जो उन्होंने गलत कर दिया है उसको क्या कर दिया आपने, करेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, करेक्टिव इन नेचर है। आर्टिकल नंबर 21A रिलेट्स टू, हम डिस्कस कर चुके हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए क्या बोला गया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये कब, पहले यहाँ पे नहीं था, ये पहले डीपीएसपी का पार्ट था, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फिर इसको उठा के कहाँ लेके आए थे, फंडामेंटल राइट्स में लेके आए थे। रीजन क्या है, डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है, स्टेट चाहे तो प्रोवाइड कर सकता है, ना चाहे तो नहीं प्रोवाइड करे। फंडामेंटल राइट्स जो है एनफोर्सेबल है, ये तो डेफिनेटली सिटीजन को प्रोवाइड करने ही पड़ते हैं। तो इसको कहाँ डाला गया, आर्टिकल नंबर 21A में डाला गया। अब ये जो चेंज किया इसका नाम भी होगा कुछ, तो इसका नाम क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। और इसे अप्लाई करने के लिए क्या बनाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये ईयर्स भी बहुत बार पूछते हैं, दोनों के ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजंस। आर्टिकल नंबर 21 दोनों के लिए अवेलेबल है, आर्टिकल नंबर 14 दोनों के लिए अवेलेबल है, आर्टिकल नंबर 19 सिर्फ सिटीजंस के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 23 क्या था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ऐसा तो नहीं है कि फॉरनर्स की ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी दोनों के लिए अवेलेबल है। सिर्फ आर्टिकल 19 जो है इंडियन सिटीजंस के लिए अवेलेबल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कंपल्सरी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड अंडर, तो हमने डिस्कस कर लिया है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर, विच आर्टिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अगर किसी ने ऑफेंस कर दिया है तब उसके लिए जो राइट्स हैं वो किस में दे रखे हैं, तो वो दे रखे हैं आर्टिकल नंबर 22 में। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 38, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज मेंशन्ड अंडर। देखो दो तरह की डिटेंशन होती है, डिटेंशन का मतलब गिरफ्तार करना, एक होता है पुनिटिव, एक होती है प्रिवेंटिव। पुनिटिव का मतलब क्या होता है, पुनिटिव का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने क्राइम कर दिया, उसके बाद आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, ठीक। प्रिवेंटिव में क्या होता है कि आपने अरेस्ट पहले कर लिया उसको, क्यों, क्योंकि आपको शक था कि वो बंदा क्या करेगा, कोई क्राइम कमिट करेगा। ये फर्क होता है दोनों में। जैसे होता नहीं कि किसी को इंटेलिजेंस वाले बोलते हैं कि जी ये फलाना बंदा जो है वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करने जा रहा है, तो वो क्या कर लेते हैं, उसको पहले ही प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट कर लेते हैं। जैसे पनिटिव डिटेंशन है ना, इसमें तो बंदा क्राइम कमिट करता है उसके बाद उसको अरेस्ट करते हैं। अब पनिटिव जो हमारे पास डिटेंशन है, इसमें जो हम कन्विक्ट है उसके पास राइट्स भी हैं, जैसे कि उसको पहले बताना पड़ेगा कि उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक। फिर उसको जो है अपना सरकारी वकील करने का अधिकार है। फिर नेक्स्ट जो है 24 घंटे के अंदर, डिटेंशन के अंदर उसको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है, प्रोड्यूस भी करना होता है, तो उसके पास राइट्स भी बहुत है। तो ये किसमें है, सारा कुछ आर्टिकल नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 39, विच रिट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, रोकती कौन है, प्रोहिबिशन रोकती है। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 40, फंडामेंटल राइट आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसमें हम इतना सारा कुछ पढ़ रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार वो नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, सबको क्या करेगी, एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, बोलने का अधिकार देगी, असेंबली करने का अधिकार देगी, मूव करने का अधिकार देगी। तो ये सब है किसके अगेंस्ट, जो पहला आर्टिकल ही था वही क्या बोलता था, तभी तो डिफाइन किया मेकर्स ने कि स्टेट क्या होगा। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये किसके अगेंस्ट है, स्टेट के ही अगेंस्ट है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। आर्टिकल नंबर 12 इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, प्राइवेट कंपनीज तो नहीं आती इसमें, लीगल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज आती हैं, एनजीओज, एनजीओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, तो ये नहीं आती, पॉलिटिकल पार्टीज ये भी नहीं आती। तो राइट आंसर क्या होगा, लोकल अथॉरिटीज इसमें आती है आर्टिकल नंबर 12 में, जिसमें हमारे पास म्यूनसिपैलिटी और पंचायत वगैरह आती है। क्वेश्चन नंबर 42, विच आर्टिकल इनेबल जुडिशियल रिव्यू फॉर द लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। तो ये किसमें है, आर्टिकल नंबर 13 में बोला गया है। देखो आर्टिकल नंबर 12 क्या है, स्टेट की डेफिनेशन, आर्टिकल नंबर 13 क्या है, आर्टिकल नंबर 13 बोलता है कि अगर तो कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट के ऑपोजिट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट इधर को चल रहा है, लॉ वाली साइड को चल रहा है, तब क्या होगा, जो जुडिशरी है वो इस लॉ को क्या कर सकती है, नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। तो ये ही क्या है, जुडिशियल रिव्यू, तो ये पावर कहाँ से मिल रही है, आर्टिकल नंबर 13 से मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 43, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अब ग्रहण का सिद्धांत होता क्या है, जैसे ग्रहण देखा ना कि क्या चीज है छुप जाती है जब ग्रहण लगता है, मान लो फंडामेंटल राइट्स लागू हुए। अब फंडामेंटल राइट्स तो एक डेट से लागू हुए हैं ना, जैसे हमारा जो 26 जनवरी से लागू हुआ है हमारे जो संविधान है। अब मान लो 1935 में कोई लॉ बना था, अब ये तो फंडामेंटल राइट से भी पहले का है, फंडामेंटल राइट के बाद कोई लॉ बन जाए तो उसके पास तो हमारे पास है कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स के से उल्टा है
इनकंसिस्टेंट है। अगर फंडामेंटल राइट इधर को जा रहा है, फंडामेंटल राइट बोल रहा है कि सबको जो है बोलने का अधिकार होना चाहिए, और लॉ बोल रहा है कि स्पीच जो है रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, तो ये तो ऑपोजिट हो गया। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, इस लॉ को कैंसल आउट किया जा सकता है, नल एंड वॉइड घोषित किया जा सकता है। ये किसमें दे रखा है, आर्टिकल नंबर 30 में दे रखा है। जुडिशियल पावर जो है आती है इससे। बट अगर मान लो फंडामेंटल राइट से भी पहले से कोई लॉ बनाया गया है और वो इनकंसिस्टेंट है किससे, फंडामेंटल राइट से, तब उसके लिए क्या होगा, तो वहां पे क्या आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स का फॉर्मूला आता है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट से भी पहले का बना हुआ है और फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, ठीक, तो क्या होगा, ये जो लॉ है ना, एक तरह से इस पे क्या लग जाएगा, ग्रहण लग जाएगा। ये वॉइड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ छिप जाएगा, डोरमेट हो जाएगा, पड़ा रहेगा। मान लो फ्यूचर में कभी ये फंडामेंटल राइट जो है बदल दिया गया और वो कंसिस्टेंट हो गया उससे, तो ये क्या दोबारा से क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। तो यही है हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। विच फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, कौन सा सस्पेंड किया जा सकता है, आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड किया जा सकता है। विच डेट कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल हार्बियस कॉर्पस अप्लाई की जा सकती है। आर्टिकल नंबर 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सपेक्ट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं, नहीं, तो नेशनल इमरजेंसी में आर्टिकल नंबर 32 क्या किया जा सकता है, रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट लगाने की शक्ति है वो क्या की जा सकती है, सस्पेंड की जा सकती है। विच केस एस्टैब्लिश बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, तो बड़ी बार पढ़ लिया हमने, केशवानंद भारती केस। मनेका गांधी केस इज रिलेटेड टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 21 एक्सपेंशन या रिजर्वेशन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 21। अगर आप चाहें तो इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं कि मानेका गांधी केस क्या था। विच आर्टिकल गिव पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट के पास पावर कहां से आती है, आर्टिकल नंबर 35 से। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे सामने ये रहा, विच फंडामेंटल राइट हैज मैक्सिमम जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सबसे ज्यादा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन किसकी हुई है, आर्टिकल नंबर 21 की, जिसमें बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम टाइम पे क्या करता रहता है, ऐड करता रहता है। अभी जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर वर्डिक्ट आया कि ये भी क्या एक फंडामेंटल राइट है, जिसके थ्रू क्या हो जाएगा, फीमेल्स को जो है स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर और भी प्लेसेस पे फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करना क्या हो जाएगा, कंपल्सन हो जाएगा। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप तो आपको पसंद आएंगे होगा। ये 50 क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट थे, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और रेगुलरली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट यू कैन कंसीडर टू सब्सक्राइब।